ठीक है, चलो देखो, ऑप्शन टू सू इधर एजेंट और प्रिंसिपल। ठीक है, ये काय के पॉइंट्स हैं? ठीक है ना? तो जो थर्ड पार्टी वो एजेंट पे भी केस कर सकती है और प्रिंसिपल पे भी। जब जब एजेंट पर्सनली लायबल है वहां वो दोनों पे केस कर सकता है। थर्ड पार्टी जो है वो एजेंट पे भी केस कर सकती है और प्रिंसिपल पे भी। जैसे ए को पता चला कि बी जो है वो एजेंट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पता चला, तो ऑब्वियसली बात है वो एजेंट पे भी केस कर सकता है और प्रिंसिपल पे भी केस कर सकता है। बोलो, क्लियर है? consequences of inducing agent or principal to act exclusively। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? if a party encouraged the agent to believe the principal alone was liable। अब ध्यान से समझो, थर्ड पार्टी ने एजेंट को बोला कि भाई तेरी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, सिर्फ प्रिंसिपल लायबल रहेगा। ऐसा किसको बोला गया? एजेंट को। समझ आ रहा है? या वाइस वर्सा, दैट पार्टी कैन नॉट लेटर होल्ड द अदर पर्सन। मतलब जब तुमने एक बार तय किया ना कि एक पार्टी लायबल है दूसरी नहीं, तो जो बोला है फिर वही निभाना पड़ेगा। आए समझ में? In essence, if the third party once elected to hold the only the agent or only the principal to the contract, they cannot switch the other if the first is unsatisfied। मतलब थर्ड पार्टी ने अगर मान लो कि पहले सिलेक्ट किया कि एजेंट को लायबल ठहराएंगे थर्ड पार्टी को, तो बाद में स्विच नहीं कर सकते। पसंद नहीं आया तो स्विच नहीं कर सकते। देख लो पूरा। बोलो बेटा, है क्लियर? है ना? देखो ध्यान से, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, जब एजेंसी खत्म होती है तो प्रिंसिपल और एजेंट का लीगल रिलेशन खत्म हो जाता है ना? सेक्शन 201 में अपन देखते हैं वेरियस मोड्स ऑफ टर्मिनेशन। तो कैसे कैसे कैंसिल होता है? बाय रिवोकेशन, मतलब प्रिंसिपल जो है वो कैंसिल कर रहा है एजेंट की अथॉरिटी कि भैया अब से तुम हमारे एजेंट नहीं। फिर एजेंट ही अपना कारोबार विड्रॉ कर ले रहा है कि भैया अब से हमें एजेंट आपके नहीं है। जो भी जिस काम के लिए एजेंट को रखा गया था वो काम कंप्लीट हो गया, तो फिर एजेंसी खत्म हो जाएगी। और डेथ से क्या होगा? डेथ या पागलपन से क्या होगा? एजेंसी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? और टेट के बाद से जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अरे अभी सिर्फ हेडिंग पढ़ रहा है। देखो पहला पॉइंट चालू है यहाँ से।
आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो अभी तो डाउट का सवाल ही नहीं है, अभी तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने, अभी तो अपन बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? फिर प्रिंसिपल की इंसॉल्वेंसी, और फिर मान लो पर्टिकुलर टाइम के लिए था, तो टाइम खत्म होने के बाद एजेंसी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, खत्म। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, पहला, एजेंसी कब खत्म हो जाती है? जब प्रिंसिपल एजेंसी को कैंसिल कर देता है, सेक्शन 203। तो प्रिंसिपल एजेंसी को कैंसिल कर सकता है कभी भी, आ रहा है समझ में? लेकिन अगर एजेंट ने काम कर दिया तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी आ गई। तुम बॉटम लाइन ये समझ लो कि जब भी क्या होगा, प्रिंसिपल अथॉरिटी कैंसिल करेगा किसकी, एजेंट की, तो वो फ्यूचर के लिए ही क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, पास्ट के लिए नहीं होगी। तो अगर एजेंट ने कुछ नहीं किया है तो फिर पूरा कैंसिल, पर जो भी कुछ वो कर चुका है उसके लिए तो प्रिंसिपल लायबल होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल को बाइंड करने से पहले ही अगर एजेंसी कैंसिल हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं होगी। एक बार अथॉरिटी एक्सरसाइज हो गई तो प्रिंसिपल उसको रिवोक नहीं कर सकता, जितनी ऑब्लिगेशंस आ गई हैं उनको लेकर के, क्योंकि अब यहां पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो गई है। बोलो। ठीक है? फिर क्या है, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी पार्टली एक्सरसाइज कर ली है तो फिर वो रिवोक नहीं कर सकता जितने पार्ट उसने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया। यही पर अपन, एग्जाम्पल देखो, ए ने बी को बोला 1000 बेल्स ऑफ कॉटन ले लेना मेरे नाम पे, और हम हमारे पैसे में से पे कर देंगे। बी ने 1000 बेल्स खरीद ली अपने नाम पे और पर्सनली लायबल हो गया। अब यहां पर वो नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? ठीक है? अगर बी ने ए के नाम पे खरीद ली, मेकिंग इट डायरेक्टली लायबल, ए में स्टिल रिवोक बीज अथॉरिटी टू पे। देखो समझो, बी ने अपने नाम पे लिया है, तो अब बी के ही सर पे जिम्मेदारी आ गई ना, तो बी को तो पे करना पड़ेगा, तो तुम पेमेंट नहीं रोक सकते। अगर मान लो बी ने किसके नाम पर लिया है, ए के नाम, तो ए बोलेगा तुम नहीं पे करोगे, अब मैं देख लूंगा। तो ए डायरेक्टली लायबल है, और वो फिर क्या करेगा, पे करेगा। आया समझ में? बी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि वही पे करेगा, और बी ने अपने नाम पर ले लिया है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो प्रिंसिपल के पैसे में से चुका देगा। ठीक है? फिर क्या है, कॉम्पनसेशन फॉर प्री मेच्योर रिवोकेशन। अगर मान लो 1 साल का जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हुआ था, बीच में ही कैंसिल कर दिया प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी, बिफोर द अग्रीड पीरियड और द बिजनेस इज कंप्लीटेड विदाउट सफिशिएंट कॉज, द प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पनसेट द एजेंट फॉर एनी रिजल्टिंग लॉस। बोलो। फिर क्या है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। प्रिंसिपल मस्ट गिव एजेंट रीजनेबल नोटिस ऑफ रिवोकेशन। मतलब अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो फिर एजेंट को पता तो चलना चाहिए ना कि उसकी एजेंसी कैंसिल हो गई, नहीं तो वो तो ट्रांजेक्शन करता रहेगा। तो एजेंट को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस नहीं दिया तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा एजेंट के किसी भी एक्ट के लिए। नहीं आया समझ में? और अब्रप्ट एंड के लिए कैन वो कॉम्पनसेशन तो उसको देना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, क्लियर है क्या? फिर रिवोकेशन कैसे हो सकता है? रिवोकेशन बोल के हो सकता है या इम्प्लाइड कंडक्ट से हो सकता है, कि उसको पैसे भेजने ही बंद कर दिए, गुड्स भेजने ही बंद कर दिए, या कुछ भी ऐसा। तो वो एक तरीके से क्या हो गया,
implied cancellation. A authorizes B to let A's house. Then A personally lets. A ने B को बोला कि तुम उधार वो क्या कहते हैं, किराए पे दे देना घर, फिर उसने खुद ही दे दिया, तो एक तरीके से क्या किया उसने, कैंसिल कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट. दिस इंप्लाइज रिवोकेशन ऑफ बीज अथॉरिटी. फिर नहीं किया है। ए ने बी को बोला तुम एजेंट हो, हमारा घर किराए से दे देना, उसने खुद ही किराए से दे दिया. ए ने दिखा के देखिए मतलब खुद उसने किराए से किसी को दे दिया, तो अब बी क्या करेगा, बी की एजेंसी का नाम नहीं आया समझ. ठीक है. अब तो ये पहला था कि जब कौन कैंसिल कर रहा है, प्रिंसिपल. अब मान लो एजेंट ही त्याग दे अपनी एजेंसी, तो ये रिवोकेशन जैसे ही है ना. बस फिक्स पीरियड के लिए था, तो फिर क्या होगा, एजेंट कॉम्पेंसेट करेगा प्रिंसिपल को, है ना. फिर एजेंट मस्ट ऑल्सो गिव रीजनेबल नोटिस, अदरवाइज दे मस्ट मेक गुड एनी डैमेज टू द प्रिंसिपल फ्रॉम लैक ऑफ नोटिस. क्या बोल रहे हो. रिजनेबल टाइम में नोटिस ठीक है ना, नहीं तो. डैमेज। ठीक है. अब जब बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, जो भी काम दिया गया एजेंट को वो कंप्लीट हो गया, तो एजेंसी खत्म. जो काम दिया एजेंट को अगर वो खत्म हो गया, तो एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. जैसे एजेंट को अपॉइंट किया गुड्स बेचने के लिए, गुड्स खत्म, बिक गए सारे, एजेंसी खत्म. क्लियर है. फिर अगर प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की डेथ हो जाती है या कोई पागल हो जाता है, तो एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती जैसे एजेंट की डेथ हो गई तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो लायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? है. देखो, जो ट्रांजेक्शन हो गए हैं उनके लिए तो लायबल है ना. मैंने बोला ना, जो भी कैंसिलेशन है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, फ्यूचर के लिए. जो हो चुका है उसकी लायबिलिटी तो बनी रहेगी ना. नहीं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हाँ. लायबिलिटी हाँ, आएगी। बिल्कुल है. सेम अगर प्रिंसिपल कंपनी या वाइंड अप हो जाता है या फर्म में डिसॉल्व हो जाती है, तो एजेंसी टर्मिनेट कर जाती है. बोलो. हो गया क्लियर. अब अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी एजेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी लायबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही करने के काबिल नहीं रहा प्रिंसिपल. ठीक है. फिर अगर मान लो फिक्स टाइम की थी, तो फिक्स टाइम जैसे ही खत्म होगा, तो क्या होगा, एजेंसी खत्म हो जाएगी. द अग्रीमेंट कैन बी रिन्यूड इफ नीडेड.
फिर एजेंसी इररिवोकेबल कब होती है, इसका मतलब, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है, कैंसिल नहीं कर सकते। क्या कैंसिल नहीं कर सकते बेटा, एजेंसी। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, सबसे पहला इसका पॉइंट है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। जब भी आपने किसी को एजेंट बनाया लेकिन साथ में उसका स्टेक भी, जैसे मान लो मैंने तुमसे उधार लिया, ठीक है ना, और मैंने तुमसे उधार लिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम लोग उधार वापस करो, वापस करो, मैंने कहा एक काम करो, मेरे मेरा ये प्रोजेक्टर और एसी बेच लो, तुम एजेंट बन जाओ, तुम बेच लो, उसमें से जो आएंगे तो अपने काट के और फिर बाकी मुझे दे दो। अब मैंने तुम्हें वो बेचने के लिए एजेंट बनाया, लेकिन साथ में क्या किया मैंने, मतलब ये सिर्फ एजेंसी नहीं है, इसमें जो पैसे आएंगे उसमें से क्या होगा, तुम्हारा अपना उधार भी चुकेगा। इसको कहते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो वो जो उधार लिया हुआ था मैंने, वो क्या है, इंटरेस्ट, उसको मैंने कपल कर दिया किसके साथ, एजेंसी के साथ। तो जैसे एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, जो कि एजेंसी की प्रॉपर्टी है, एंड दैट इंटरेस्ट वुड बी प्रेजुडाइज्ड, अगर मैं टर्मिनेशन करूंगा तो उस इंटरेस्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो एजेंसी इररिवोकेबल हो जाती है ऐसे केस में, अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग टर्मिनेशन। Even if the principal dies, become insane, or tries to revoke the authority, the agency continues as far as the agent's interest requires. डेथ से भी ये कैंसिल नहीं होती। आ रहा है समझ में? A authorizes B to sell A's land and repay B's debts out of proceeds। आ रहा है समझ में? जमीन बेच लो, अपना उधार चुका लो। तो ये वाली एजेंसी कैंसिल ही नहीं हो सकती, ये डेथ से भी कैंसिल नहीं होती। ए ने 1,000 बेल कॉटन कंसाइन किए बी को, अगेन उससे उधार लिया हुआ था, तो बी की जो अथॉरिटी है वो इररिवोकेबल हो गई, क्योंकि उसका उधार भी चुकाना था। लेकिन एक चाहे तो कैंसिल करके कैंसिल कर सकता है। नहीं ना, यही तो पढ़ रहे अपन लोग, ये वाली एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती है। ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारा उधार चुका लूँ इस पुराने मतलब एजेंसी को मेरा कैंसिल। पॉइंट समझो, ये वाली एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती है। आ रहा है समझ में? हाँ, अगर बी भी मान जाता है तो फिर वो अलग मैटर, क्लियर है। बट ए अपनी तरफ से इस एजेंसी को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक। फिर क्या इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन।
तो एक बार टर्मिनेट हुआ तो टाइम व्हेन टर्मिनेशन टेक्स इफेक्ट as to agent. The agent is bound by the termination only from the moment the agent knows about it. याद रखो कैंसिलेशन उस पॉइंट से इफेक्टिव होता है जब एजेंट को क्या हुआ, पता लगा कि एजेंसी कैंसिल हो गई। मान लो इसने लेटर भेजा कि एजेंसी कैंसिल हो गई है, उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कोई, तो वो प्रिंसिपल लायबल होगा। कब तक? जब तक एजेंट को वो लेटर नहीं मिल जाता कि उसकी एजेंसी क्या हो गई है, कैंसिल। ठीक है। अब थर्ड पार्टीज को लेकर के, थर्ड पार्टीज के लिए तब होगा जब उनको पता लग जाए कि एजेंसी क्या हो गई है, कैंसिल। मतलब अगर उनको पता नहीं चला तो, आ रहा है समझ में? जैसे देखो, ए ऑथराइजेस बी टू सेल गुड्स, ए सेंड्स अ revocation letter but B sells goods before receiving it. That sale binds A and B is entitled to commission. जैसे ए ने लेटर भेजा होगा इन्विटेशन का, बी को पहुंच कर, लेकिन बी ने रीड नहीं किया। देखो समझो क्या लिखा है, एजेंट नोज अबाउट। ये सारी बातें ना प्रूफ करने पर डिपेंड करती है। जो कोर्ट में प्रूव होगा उसके हिसाब से बातें आगे चलेगी। ठीक है। रीड नहीं किया तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। ए ने बी को बोला कि कॉटन, बी एट मुंबई टू सेल कॉटन। ए लेटर रिवोक्स, और बी को उसने क्या बोला, टू सेंड द कॉटन टू चेन्नई। सेकेंड लेटर के बारे में वो अवेयर था, उसने कॉटन किसको भेज दिया बेटा, लेकिन सी को। जिसको पहले लेटर का तो पता था अथॉरिटी का, पर बाद का नहीं पता था, तो सी को मिल जाएंगे गुड्स। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला केस। ठीक है। नहीं नहीं, हम यहाँ सी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, बी की लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ।
पॉइंट ये कि गुड्स किसके होंगे, क्या सी को मिल जाएंगे गुड्स की नहीं मिलेंगे, ये पॉइंट। तो सी को मिल जाएंगे goods। अब बी ने सिंस अथॉरिटी तोड़ी है तो उसका अलग मैटर है कि कितना नुकसान क्या है वो भरेगा, क्योंकि इन जनरल अगर कोई नुकसान नहीं है तो फिर अलग मैटर है, लेकिन सी को तो नहीं पता था ना। A instructs B to pay a sum to C, but A dies and B hasn't heard of it. If B pays C before learning of A's death, the payment is valid against A's executor. ठीक है, बोलो। फिर एजेंट्स ड्यूटी ऑन प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड हो जाता है, terminating the agency, the agent must still take reasonable steps to protect or preserve the principal's interest until principal's representative can handle them। एजेंट जो है, मान लो प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो जो एजेंट है फिर वो छोड़ नहीं देगा, वो रीजनेबल कोशिश करेगा कि जो भी सिचुएशन है वो पूरा ठीक ठाक करके और किसको दे दे, उसके रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली में तो ये पढ़ा था कि एजेंसी कैंसिल हो जाती अरे सुनो, ध्यान से सुनो। फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए होती है ना, जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसके लिए थोड़ी होती है। डेथ से एजेंसी कैंसिल नहीं होती है, जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उनके लिए। नहीं समझे? ठीक है, सब एजेंट की अथॉरिटी, एक बार एजेंट की अथॉरिटी खत्म हुई तो सब एजेंट की जो अथॉरिटी वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, अनलेस देयर इज सम स्पेशल रूल और एक्सेप्शन प्रिजर्विंग, जैसे कि इररिवोकेबल इंटरेस्ट वाला है। जब तक ऐसा कुछ ना हो, एजेंट की अथॉरिटी खत्म तो सब एजेंट की अथॉरिटी भी खत्म हो जाए। बोलो, क्लियर है? और इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो भी खत्म। ठीक।